गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। सितंबर का सर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। 80 के अराउंड क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो एक बार पिछले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछली क्लासेस में करे थे। ये वाला छोड़ो। हाँ, कोरापुट काला जीरा राइस, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट से है? देखो, जीआई टैग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ ये पोटेंशियल टॉपिक में काउंट होता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स के नाम पे। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे नहीं पूछे गए हैं, है ना, जीआई टैग पे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये पोटेंशियल टॉपिक्स है, इससे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी रिसेंट में आपका चंद्रयान और आदित्य एल 1 मिशन पे पूछ लिए गए थे। तो ये भी एक पोटेंशियल टॉपिक है, इनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो कोरापुट काला जीरा राइस कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। इसका बताइएगा। ये पिछली क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था, पिछली या पिछली से पिछली। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल सर। क्या रैंक है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में? फर्स्ट रैंक है। 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था आई थिंक। नहीं नहीं, 75 नहीं हुए थे। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? 68 हो गया था। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बता दिया था। हाँ, ये डायमंड लीग की बात हो गई थी। ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हो गया था, वहीदा रहमान पे बात हो गई थी। ठीक है। आदि शंकराचार्य के फिलोसफी की बात हो गई थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73 था। ठीक है सर। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैचू ऑफ वननेस पे बात किया था। हाँ, तो इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे सर। तो इस आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो भी फूड रेस्टोरेंट आप खोलते हो, फूड से रिलेटेड जो भी आपका लाइसेंसिंग है वो कौन करता है? फसाई देता है। फसाई बोले तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी एक एनिमल को रिकॉग्नाइज किया है एज अ फूड एनिमल। ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस एनिमल को रिकॉग्नाइज किया है एज अ फूड एनिमल रिसेंटली। तो फूड एनिमल रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है? फूड एनिमल रिकॉग्नाइज करने से फायदा ये होता है, यानी फसाई ने बोल दिया कि हाँ भाई, इस एनिमल का मीट कंज्यूम हो सकता है, यानी उससे क्या है, ट्रेड बढ़ेगा। उस एनिमल के मीट का ट्रेड बढ़ेगा, तो उस एनिमल के जो पालने वाले हैं, उसकी जो डोमेस्टिकेशन करने वाले किसान हैं, उनको फायदा होता है। तो अभी ये सर, बिल्कुल, ये तो मतलब खाता खोलने वाला सवाल था आपके लिए। तो ये तो अरुणाचल की करंट अफेयर्स की न्यूज थी। ठीक है। तो अभी फसाई ने किसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ, क्या कहते हैं नाम, हाँ, एज अ फूड एनिमल, दैट इज मिथुन। फूड एनिमल्स आर दोज दैट आर रेज्ड एंड यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, इसको ध्यान रखिएगा। फूड द मिथुन ऑल्सो नोन एज द गाय, साइंटिफिकली बोज फ्रंटालिस, ये भी पूछ लेता है साइंटिफिक नेम। ठीक है। अब एक चीज क्लियर रखना सर, ये स्टेट एनिमल है।
अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं इसलिए इस चीज को लेकर डाउट करते रहते हैं, हुलॉक गिवन पता नहीं वो गूगल गूगल में कहीं से पढ़ के आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं सर हुलॉक गिवन है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मिथुन इज द स्टेट एनिमल, ठीक है। आपका जो अरुणाचल के स्टेट एनिमल है और इवन नागालैंड का, वो क्या है, मिथुन है। आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से ये वल्नरेबल है, और साइट्स के स्टेटस के हिसाब से अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। तो इसके कंजर्वेशन स्टेटस भी ध्यान रखिएगा, लोकल अरुणाचल जीके के नाम पे ये पूछ सकता है, ठीक है। बाकी मेन चीज तो ध्यान रखिए, अभी फूड एनिमल किसको डिक्लेयर किया है फसाई ने, मिथुन को। चलिए सर आसान सवाल था, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75। What percentage of villages in the country have achieved ODF plus status under phase 2 of the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? देखो स्वच्छ भारत मिशन दो लेवल पे चल रहे हैं, एक अर्बन लेवल पे, एक ग्रामीण लेवल पे। तो अभी इसका फेज 1 कंप्लीट हो गया है, अब इसका फेज 2 चालू हो गया है। तो फेज 2 में सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है, अलग अलग गांव को, ग्रामीण वाली कैटेगरी में अलग अलग जो विलेजेस हैं उन्हें स्टेटस दिया जाता है कि इनके पास ओडीएफ का स्टेटस है, इनके पास ओडीएफ प्लस का स्टेटस है, इनके पास ओडीएफ प्लस प्लस का स्टेटस है। तो स्वच्छता में यानी सैनिटेशन में जो लेवल्स हैं उनको इन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले भी कई बार ये न्यूज में रहा है तो बात कर चुके हैं, आज एक बार फिर से बात करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली किससे डील करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डालने का पर्पज यही था कि ऑल इन ऑल पूरा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से रिलेटेड और ये ओडीएफ स्टेटस का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग आपका एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सबसे पहले मैंने कहा है कोई भी स्कीम पढ़ो तो ये देखो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये किस ऑडियंस को टारगेट करता है या इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यानी सैनिटेशन को प्रमोट करना, हाइजीन बढ़ाना, गंदगी कम करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पहले इंडिया में गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ओपन डेफिकेशन की। लोग सुबह उठ के रेलवे की पटरी पे जाया करते थे, गांव में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो टॉयलेट्स की कमी के चक्कर में लोग गांव में ओपन में डेफिकेशन यानी शौच करा करते थे। तो उस चीज से लड़ने के लिए, अब ये ओपन डेफिकेशन क्या है, सैनिटेशन के अगेंस्ट है सर, ये तो इससे तो गंदगी फैलेगी पूरे एरिया में। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ही ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लाया गया, ठीक है। अर्बन एरियाज की अलग प्रॉब्लम है, तो अर्बन एरियाज को डील करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चल रहा है, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, ठीक है। इसमें क्या लॉन्च किया गया, एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया विच एम्ड एट एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज। अब देखो सबसे जरूरी जो इसमें काम है वो है अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इस पे ब्यूरोक्रेसी को नहीं लगाया, जनता में भी एक अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई कि ये आपका देश है, ये आप ही को साफ करना है, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज थी अवेयरनेस, क्योंकि कानून आप कुछ भी बना लो, पॉलिसी कुछ भी बना लो, जब तक जनता उसको मन से नहीं एक्सेप्ट करेगी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी था सर इसकी अवेयरनेस फैलाना। तो सबसे पहले फेज 1 लॉन्च किया गया। फेज 1 में जो बेसिक काम है वो करा गया। क्या करा गया, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन। मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ द मिशन। तो 2014 2 अक्टूबर को ये मिशन आपका लॉन्च किया गया था, फेज 1। तो सबसे पहला काम इन्होंने करा, टॉयलेट्स बनवाए, सबसे पहला काम। अब जब टॉयलेट्स बन गए, अब जो ओपन डेफिकेशन है उसे रोक दिया, अब स्टार्ट होता है सर फेज 2, जो ज्यादा मुश्किल काम है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, SLWM, ये आप वर्ड बार बार सुनोगे, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी आपने देखा कि भाई कूड़ा इकट्ठा हो गया, अब वो कूड़ा जा कहाँ रहा है। जैसे दिल्ली में आप आओ तो क्या देखोगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए। तो कूड़े के पहाड़ क्यों बन गए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस कूड़े को हम करें क्या, कहाँ उसको मैनेज करें, कहाँ उसको फेंके। तो अब हमें उसको एडजस्ट करना है ना, कहीं ना कहीं उसे या तो कंज्यूम कराना है या उसे खत्म करना है। लिक्विड वेस्ट क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री से लिक्विड निकला, घरों से लिक्विड निकला,
तो जैसे दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यमुना में उसका सारा जो वेस्ट है छोड़ दिया जाता है, जिससे यमुना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई। तो विलेजेस में भी क्या हो रहा है, जो वहां से लिक्विड वेस्ट निकल रहा है उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जा रहा है, तो वहां पर आपका गंदगी पैदा हो रही है, या फिर उसको किसी नदी या तालाब से जोड़ दिया जाता है, तो वो नदी और तालाब को पॉल्यूट कर रहा है, तो उससे नुकसान तो सर एनवायरमेंट को ही है। तो अगला जो मेन टारगेट था वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट था, और इसी में प्लास्टिक मैनेजमेंट को भी जोड़ लिया गया, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो इसी को इम्फेसाइज करना फेज 2 का काम था। ठीक है, इसमें इन्होंने अपना जो मेन 4 की एरिया बनाए वो ये था कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करेंगे, और बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करेंगे। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई फसल हुई, फसल का कोई वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा पराली, अभी ये सर्दी का टाइम आ रहा है ना, तो यूपी हरियाणा के जो किसान है, पंजाब के किसान, वो पराली जलाते हैं, ठीक है, फॉडर जलाते हैं, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, एनिमल वेस्ट हुआ, ह्यूमन वेस्ट हुआ, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको अलग तरीके से मैनेज करा जाएगा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर क्या है, जो घरों से गंदा पानी निकल रहा है उसका मैनेजमेंट। फिर है फीकल स्लज मैनेजमेंट, मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे जो गंदगी हो रही है उसको अलग से मैनेज किया जाएगा। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, जो आपका पार्ट है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। अब इसके वर्क को इम्फेसाइज करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए कि कौन सा गांव कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसको कैटेगराइजेशन कर दिया गया। ओडीएफ कैटेगरी, ओडीएफ प्लस कैटेगरी, ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेटस है वो है ओडीएफ स्टेटस। ओडीएफ स्टेटस किसी भी विलेज को कब मिलेगा, जब पूरे दिन में कोई भी एक सिंगल पर्सन खुले में शौच करता हुआ ना पाया जाए। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा गांव जहां पर ये ऑब्जर्व करा गया कि हाँ भाई पूरे दिन में अब एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो खुले में शौच कर रहा हो या ओपन डेफिकेशन कर रहा हो, तो ऐसे विलेजेस को कौन सा स्टेटस दे दिया गया, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। यानी अब यहाँ पर ओपन डेफिकेशन से फ्री हो गया है सर ये, ठीक है, अब ये गांव ओपन डेफिकेशन से फ्री हो गया है। नेक्स्ट स्टेटस आता है ओडीएफ प्लस। ठीक है, ओडीएफ प्लस में क्या है, अगर पूरे दिन में एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग इन द ओपन। ठीक है, यानी पहला जो ओडीएफ है वो सिर्फ डेफिकेशन की बात कर रहा है, खुले में आपका कोई डेफिकेट ना करे, और जो दूसरा है वो डेफिकेट के साथ साथ यूरिनेट की भी बात कर रहा है, खुले में कोई यूरिनेट ना करे। तो अगर ऐसा हो पा रहा है कि ना डेफिकेट हो रहा है ना ही यूरिनेट हो रहा है, तो पूरे एक दिन में कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है, सब लोग टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, ऑल द पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड, तो उस गांव को कौन सा स्टेटस दे दिया जाता है, ओडीएफ प्लस का स्टेटस। ठीक है, ओडीएफ प्लस का स्टेटस। अब अगला जो स्टेटस आता है, अच्छा अभी जो न्यूज बनी है, अभी न्यूज बनी है, क्वेश्चन था व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन द कंट्री हैव अचीव्ड ओडीएफ प्लस स्टेटस। तो हमारे आंसर क्या था, 75%, यानी 75% विलेजेस इन इंडिया हैव अचीव्ड ओडीएफ प्लस स्टेटस। यानी अभी भी तो 25% ऐसे विलेजेस हैं जहां खुले में शौच की दिक्कत है, उसको अभी डील करना बाकी है, बट 75% हैव सो फार अचीव दिस स्टेटस। और जो अगला स्टेटस आता है उसे कहते हैं ओडीएफ प्लस प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें आने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ओडीएफ प्लस स्टेटस आना होना चाहिए। ठीक है, ओडीएफ प्लस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज और ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फीकल स्लज या सेप्टेज एंड सीवेज आर सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड। ठीक है, विद नो डिस्चार्जिंग ऑफ डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फीकल स्लज एंड सीवेज इनटू द ओपन ड्रेन्स, वाटर बॉडीज और एरियाज। यानी जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ऐसा तो नहीं एक जगह ले जाके बस छोड़ दिया जा रहा हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गंदा पानी आता है उसको ट्रीट करके प्योरीफाई करके उसको सुलझाते हैं। ठीक है,
तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका वाटर को ट्रीट कर रहा है। इसी तरह से ओडीएफ प्लस प्लस का पर्पस क्या है? ओडीएफ प्लस प्लस का पर्पस है कि ओडीएफ प्लस तो अचीव हो, साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेज है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस। तो ओडीएफ के 3 स्टेटस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उम्मीद है क्लियर है होगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ओडीएफ प्लस प्लस कितना है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं है कितना हो गया है ओडीएफ प्लस प्लस। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है ना? क्या मतलब ध्यान रखिएगा सर, ओडीएफ का, ओडीएफ प्लस का, ओडीएफ प्लस प्लस का आगे इनसे, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन तो अभी चलता रहेगा ना। ये आप देख लो, ये फेज 1 इसका चला था 2019 तक, और उसके बाद ये 2021 से ये 25 तक चलेगा सर आपका ये फेज 2। तो अभी फेज 2 जब तक चलेगा तब तक इस पे फिर से क्वेश्चन बनते रहेंगे ना। तो ये बार बार चीजें रिपीट होती रहेंगी, ओडीएफ ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस, तो अगली बार न्यूज में आए तो एटलीस्ट आपको पता हो हाँ सर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन सितंबर 2023, व्हिच एडिशन वाज इट? कौन सा एडिशन था? लगाओ सब उसका। अब अक्टूबर के बाद नवंबर में आई एम प्लानिंग कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म करके सिंपल न्यूज रहेगी और हम उसको एक्सप्लेन करके फिर पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो नवंबर से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो उसमें आप लोगों की स्लाइड्स बच जाया करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है ना, एक स्लाइड तो पूरा क्वेश्चन ही खा जाता है, तो वो स्लाइड का बहुत बच जाएगा। जब तक मोदी होगा तब तक। रमाशंकर जी आप क्लास में हैं है ना, ये कोई मतलब हमारा फैमिली ग्रुप नहीं है। तो प्रधानमंत्री हैं सर वो, मोदी जी बोल दीजिए उन्हें, एटलीस्ट डिजर्व सम रेस्पेक्ट दैट पर्सन ना। Which edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise was conducted in September 2023? It was 30th edition। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए सिम्बैक्स किस कंट्री के बीच एक्सरसाइज होती है? तो सिम्बैक्स इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, सिम्बैक्स इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, इसको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर है कहाँ सर? देखो ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज। इसके नीचे आ जाओ, ये देख रहे हो ये लेग पीस, इसके नीचे आ जाओ, ये क्या है सर? मलेशिया। ये वाला हिस्सा मलेशिया, ये वाला हिस्सा भी मलेशिया है। तो ये ईस्ट मलेशिया है, ये वेस्ट मलेशिया है। ठीक है, ये आपका ईस्ट मलेशिया है और ये आपका वेस्ट मलेशिया है। तो इधर जो वेस्ट मलेशिया है उससे जस्ट लगा हुआ एक आइलैंड कंट्री है जिसे हम कहते हैं सिंगापुर। ठीक है, लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो लोग एपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं।
ये ईस्ट मलेशिया है, ये आपका वेस्ट मलेशिया है। इन और वेस्ट मलेशिया के पास आपको एक आइलैंड मिलेगा, सिंगापुर। और ये ईस्ट मलेशिया से जुड़ा एक इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। ये पूरा एक्चुअली बोर्नियो आइलैंड है, उसी में 3 कंट्रीज हैं। एक तो ये ईस्ट मलेशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है, और एक ये आपका ब्रूनी है, ठीक है। ये ईस्ट मलेशिया में एक छोटा सा कंट्री जुड़ा हुआ है, ब्रूनी। और ये वेस्ट मलेशिया के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, सिंगापुर। इसको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर की कैपिटल पता है सर? बहुत टफ नाम है उसका, है ना। सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है, शायद आप ना बता पाए। हाँ जी। तो सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर, बहुत टफ है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में इंपॉर्टेंट वाला को बताइए, सितंबर करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन को। एक तरफ आप कह रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में इंपॉर्टेंट वाला को बताइए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एक क्वेश्चन को मिनिमम 4 से 5 मिनट लीजिए। देखिए जोशुआ जी, ऐसा है, देखो, ये जो करंट अफेयर्स क्लास है ना, एक चीज मैं उनके लिए भी कहता हूँ, जैसे अगर आपको जल्दी कवर करना है ना, तो आप रिकॉर्डिंग पे जाइए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, वहां से आप थोड़ा इसको स्पीड में जाके भी तेज कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, शॉर्ट में तो सर ऐसा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं रिपीट करता रहता हूँ। मैं बताता रहता हूँ कि सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए, आपका क्या कहते हैं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सर, जहां से क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन में बताता भी हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लेकिन जो हमारा करंट अफेयर सीरीज है ना सर, ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम की वजह से स्टार्ट हुआ है, या किसी एग्जाम के खत्म होने पर ये सीरीज खत्म हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ये सर अपना चलता ही रहता है, ये ओपन टू ऑल है। ये हमने ऐसा नहीं बनाया कि बस आपका अभी कांस्टेबल का एग्जाम आया तो चलो करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं, नहीं सर। ये ओपन टू ऑल एक कंटिन्यूअस सीरीज है, ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो एक लॉन्ग टर्म में तैयारी कर रहे हैं, ये उनको काफी ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। बाकी अगर आप अभी जैसे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, जिनका जिनको बस 1-2 महीने में एग्जाम देना होता है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों के लिए पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पीडीएफ को यूज करिए, और 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए। मई 2023 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी नवंबर में एग्जाम है, तो आप लोग मई 2023 के करंट अफेयर से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए, डेली कम से कम 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। डेली 10 क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो 3 मंथ्स में आप क्या कहते हैं, 3 मंथ्स का करंट अफेयर 1 महीने में प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन डेली के हिसाब से महीने में हो गए 300 क्वेश्चन, और 1 महीने के करंट अफेयर्स में करीब करीब 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 महीने में आप 3 महीने का करंट अफेयर्स कर सकते हो। तो अगर डेली 20 क्वेश्चन का भी आप टारगेट ले लोगे,
तो आप 1.5 मंथ्स में सर, वो सॉरी, क्या कहते हैं, 1 महीने में फिर आप 6 मंथ्स का भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब चूंकि टाइम कम है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप 20 क्वेश्चंस का डेली टारगेट ले लीजिए और उसको रिवाइज करिए। और इसके अलावा देखो, करंट अफेयर्स में जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं हम सब इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक होता है ना चेरी पिकिंग वाला काम, वो आप पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी आप महीने के 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इसमें से एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, ये आप अपने एंड से एक सेपरेट लिस्ट बनाइए, हर एक महीने में जो जो हो रहे हैं। फिर उसके बाद जितने भी जीआई टैग्स हो रहे हैं, इनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाइए। जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाइए। उसके अलावा आपका बुक्स एंड ऑथर्स जो करंट में आ रहे हैं, जो बुक्स एंड ऑथर्स न्यूज में रहते हैं, उनका एक सेपरेट लिस्ट बनाइए। तो इससे होगा क्या, आप खुद से अगर जब ये लिस्ट बनाएंगे ना, तो वो बनाते टाइम आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में पक्का होता रहेगा। अब आप सोचो, मैं आपको अलग अलग लिस्ट बना के दे दूं, दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन वो सर फिर क्या हो जाए ना, एक बस एक जस्ट एक मटेरियल एडिशन होता है। ये मैं हमेशा से समझाता हुई हूँ, सिर्फ पीडीएफ के पीछे मत भागो। आजकल का पूरा जो कोचिंग मार्केट है पीडीएफ पे वर्क कर रहा है। कोचिंग वालों ने क्या करा, पीडीएफ दे दिया, लो पढ़ दो, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पढ़ लेंगे, बट एक्चुअल में वो नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो वो, इसको मैं स्पून फीडिंग समझता हूँ। तो ये काम अगर आप अपने एंड से करोगे तो ज्यादा फायदा उठाओगे, क्योंकि मैं जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए कर पाऊंगा वो ये है कि इस करंट अफेयर्स को एक जगह आपको यहाँ पर कंपाइल करके दे दिया, लेकिन इसके बाद जो कैटेगराइजेशन करना है वो आप अपने एंड से करिए। ठीक है, वो अपने एंड से आप जब करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी। बाकी अगर देखिए आपको आपको स्पीड में जाना है तो आप रिकॉर्डिंग से देखिए, वो ज्यादा आपको फायदा लगेगा। वहां आपके पास ऑप्शन है स्पीड फास्ट करने का, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, नए नए टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, नए नए टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको बेसिक से समझाना पड़ता है सर, तो उसमें टाइम की, कुछ क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। अब कुछ में जस्ट क्वेश्चन आंसर होता है, कुछ समझाने के लिए नहीं होता, तो वो हम आपका आगे बढ़ जाते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया कि भैया सिंगापुर और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। अब इसमें हम बिना बात के 4 से 5 मिनट क्यों बर्बाद करें, क्योंकि बस इतना ही है। बहुत मैक्सिमम पॉसिबल हुआ तो मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, मैंने आपको सिंगापुर की कैपिटल बता दी, तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबल हुआ इतना कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें जहां जरूरत नहीं है तो वहां टाइम नहीं वेस्ट करना है, और जहां जरूरत है वहां आधा घंटा भी देना पड़ा हम देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मेरा जो मेन पर्पज होता है आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराना। बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अवेयरनेस के नाम पे पूछ लिए जाते हैं, उनको कवर कराना ये अपना पर्पज है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है नेटवर्क भी आप लोगों का अब तक इम्प्रूव हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जगदीप धानकर प्रेजेंटेड द वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड? जगदीप धानकर presented the one-time Sangeet Natak Academy Amrit Awards. What is the minimum age requirement to be eligible for this award? Above 50 years, above 60 years, above 70 years या फिर above 75 years? बताइए सर। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स किसने प्रेजेंट किया? जगदीप धानकर ने प्रेजेंट किया। तो इसके लिए मिनिमम एज कितनी है सर? क्या वो सबका नेट दिक्कत चल रहा है क्या? हाँ, अब इसमें हमें ऐसा फील होता है कि 60 ईयर चल जाएगा, नहीं सर, इसमें 75 ईयर्स है। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड ये उनको ऑनर करता है 75 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये एक नेशनल ऑनर है। इसमें अब 1 लाख का कैश प्राइज भी सरकार देती है। और ये अवार्ड किस कौन ऑर्गेनाइज करता है? कल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है,
कल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। 1953 में ये अवार्ड स्टैब्लिश हुए थे। इट एम्स फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडियाज ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 78। Which department has been honored with the first राजभाषा कीर्ति पुरस्कार for the year 2022 से 2023? Which department has been honored with the first राजभाषा कीर्ति पुरस्कार for the year 2022 से 2023? बताइए। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में भी डिविजन्स होती हैं, फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार, थर्ड पुरस्कार। तो इसमें से फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला है 2022 से 2023 के लिए? एनी गेसेस? हाँ जी, मुझे लग रहा है अभी भी कुछ नेट दिक्कत चल रहा है आप लोगों का। तो देखो, अगर नेट का इशू चल रहा है तो इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग वहां से कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नेट का इशू चल रहा है तो। इसका आंसर देखें तो सर, द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड कंफर्ड एवरी ईयर। ठीक है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट को मिला है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को मिला है। ओके सर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये है सर, ये हॉट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे आपका अभी एलडीसी से पहले इसरो आदित्य एल1 मिशन न्यूज में थे, ये अभी काफी न्यूज में रहा है, तो ये हॉट टॉपिक है इस टाइम का, है ना। विच बिल कॉमनली रिफर्ड टू एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हैज बीन ऑफिशियली टाइटल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023। एक अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया गया है, तो वो इनमें से कौन सा है? इंग्लिश में उसका नाम क्या है? विमेन्स एम्पावरमेंट बिल, जेंडर इक्वालिटी बिल, विमेन्स रिजर्वेशन बिल या इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल? ये सर मतलब बहुत ज्यादा, अरे यार सर इसमें भी कंफ्यूज, इसमें ना हो ये पिंकी जी, ये तो बहुत आसान सवाल है, तो मैं कहने वाला था कि ये तो खाता खोलने वाला सवाल है ना। विमेन्स एम्पावरमेंट बिल, जेंडर इक्वालिटी बिल, विमेन्स रिजर्वेशन बिल या इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल, अभी ये काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, इस पर एक प्रॉपर ये करेक्ट आंसर है विमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई गई है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे चले आएंगे, वहां पर इससे रिलेटेड एक प्रॉपर आपको डिटेल में वीडियो भी बनाई गई है। अब इसमें है क्या सर, देख लेते हैं। अभी देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, यानी ये बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा। ठीक है, बिल का मतलब क्या है? मतलब अगर मान लो को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो उनको आप पहले उस पेपर पे लिखोगे, तो उस पेपर को क्या कहेंगे? बिल। और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा, तो उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। हिंदी में इसको कह रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अधिनियम कहते हैं बिल को। इससे होगा क्या सर, ये बिल करेगा क्या? ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका नाम ही है सर विमेन रिजर्वेशन बिल। तो देखो, एक डिमांड चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं पिंकी जी, कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसको बस सुनो। ठीक है, तो अभी एक डिमांड चल रही थी एक बहुत लंबे टाइम से, और ये बिल 2 बार अटक भी चुका है, पास हो के अटक गया है। तो अभी ये डिमांड चल रही थी कि सर ऐसा है, देखो जो लोकसभा है उसमें 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। उसी की बात करता है ये आपका जो बिल है। ठीक है, तो दिस बिल रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द दिल्ली असेंबली। ठीक है, दिल्ली के लिए अलग से कानून है ना, तो दिल्ली असेंबली से अलग से लिखा। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू द सीट्स रिजर्व टू द SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे लोकसभा में कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, कुछ सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्व्ड हैं, उसमें भी
जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स आएंगे उसमें भी 1/3 कौन होंगी, महिलाएं होंगी। इसी तरह से जो सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है उसमें भी 1/3 कौन होंगे, महिलाएं होंगी। ठीक है, तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की भी व्यवस्था इसमें की गई है। अभी करंट सिनेरियो की बात करें सर, जैसे अगर जब ये पास हो जाएगा तो 33% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है लेजिस्लेटिव पार्ट की, वो विमेन हो जाएंगी। अभी क्या परसेंटेज है अभी की हम बात करें तो सर लोकसभा में 15.2% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, राज्यसभा में 13% महिलाएं हैं। ठीक है, नंबर तो देखो सर बड़ा है। जैसे जो हमारी पहली लोकसभा थी उसमें 5% महिलाएं थी, तो उसके कंपैरिजन में आज 15% है, बट वो नंबर बड़ा है, बट अभी भी काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लाइक जैसे अगर आप बात करो यूएन विमेन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में शायद हम बात कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सर रुआंडा, अफ्रीका की कंट्री, वहां महिलाएं 61% है, क्यूबा 53% है, निकारागुआ 52% है। इवन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश में 21% विमेन है, पाकिस्तान 20% वहां पर विमेन लेजिस्लेचर्स है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ महिलाओं का परसेंटेज कम है। तो इसका मतलब ये है कि सर हमें इस पे काम करने की जरूरत है, तो इसी के लिए ये बिल पास किया गया। अब इसमें होगा क्या क्या सर, तो सबसे पहले तो जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा है उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा सर, आर्टिकल 330 ए ऐड होगा। ठीक है, आर्टिकल 330 ए ये क्या है सर, ये देखो जस्ट आफ्टर 330 ऐड होगा। आर्टिकल 330 बात करता है एससी एसटी के रिजर्वेशन की, आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा में एससी एसटी रिजर्वेशन की। उसके जस्ट नीचे एक नया आर्टिकल क्रिएट होगा, आर्टिकल 330 ए, जो किसकी बात करेगा, विमेन रिजर्वेशन की इन लोकसभा। ठीक है, अच्छा जैसे अभी लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो 543 में से जो 1/3 है, ठीक है 1/3 कितना हो गया, 181। 181 सीट्स कैसे होंगी, वैसे तो अभी ये डिलिमिटेशन के बाद लगेगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। जैसे कि अभी 543 सीट्स है, मान लो अभी हमें रिजर्वेशन करना है, तो 181 सीट्स क्या होंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन सवाल आता है वो 181 सीट्स कौन से होंगे, तो वो रोटेशन बेसिस पे चलता रहेगा। मान लो 543 सीट्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, 181 181 181। ठीक है, पहले कुछ साल ये 181 सीट्स चलेंगे, फिर कुछ साल ये, फिर रोटेशन बेसिस पे सीट्स चेंज होती रहेंगी। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं वो रोटेशन बेसिस पे चेंज होती रहेंगी। ये आपका आर्टिकल 330 ये संभाल लेगा। ये तो बात हो गई सर लोकसभा में रिजर्वेशन देने की। फिर बात आती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे रिजर्वेशन दोगे, उसके लिए 332 ए ऐड करा जाएगा। इट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर उसके अलावा दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट रिजर्व करने के लिए, दिल्ली में देखो ऑलरेडी दिल्ली के लिए एक आर्टिकल है 239 ए, इसको याद रख लेना, पूछ सकता है कि दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है। दिल्ली लेजिस्लेटिव बॉडी है, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से है, दिल्ली जो यूटी है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखी है, तो 239 ए। ठीक है, इट ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू द यूटी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल विद रिगार्ड टू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, तो जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला है, तो स्पेशल स्टेटस नहीं मतलब वहां पर यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ लेजिस्लेटिव बनाने का जो उसको स्टेटस मिल रखा है वो मिला अंडर आर्टिकल 239 ए। उसी में नीचे जाओगे तो सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में दिल्ली के लिए 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 334 ए भी रिजर्व किया जाएगा, तो क्रिएट किया जाएगा। ये आर्टिकल बोलता है कि देखो भैया ऐसा है, ये जो रिजर्वेशन है ये अभी नहीं लगेगा, ये लगेगा आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। जैसे डिलिमिटेशन अगला होगा 2026 में, उसके बाद से सर ये आपका वर्क करेगा। तो 2026 में आपका डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन में क्या होगा सर, अभी क्या होता है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स फाइनल की जाती है कि इस स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है,
इसलिए इसमें नंबर ऑफ सीट्स इतनी होनी चाहिए। तो अब पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, तो जैसे पॉपुलेशन चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंगली जो लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स है वो भी चेंज होगी। तो वो एक्सरसाइज कहलाएगी डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज के बाद, एक मिनट रुकेगा। हाँ जी। तो जब 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद 2029 में जब आपका इलेक्शन होंगे ना सर, तब आपका ये रिजर्वेशन वहां पर काम करेगा। अच्छा, इसकी लिमिट भी दे रखी है कि 15 ईयर्स की लिमिटेशन रहेगी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू करा जा सकता है। अगर पार्लियामेंट कानून बना दे तो उसके बाद 15 ईयर्स के बियॉन्ड भी कंटिन्यू करा जा सकता है, लेकिन अभी इस रिजर्वेशन की लिमिट रखी गई है 15 ईयर्स। ठीक है। तो इसमें कुछ नए आर्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, लाइक 330A, 332A, 239A सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी और 334A, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड हो रहे हैं इन दिस बिल। ठीक है सर। तो उसकी मेरे को आपसे बात करनी थी, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। अब देखो भाई, जहां समझाने का होगा वहां से टाइम देंगे। ठीक है सर। चलिए, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है? बाकी इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल नॉर्थ ईस्ट पीएससी करके यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। Which branch of Indian Defence Forces has recently inducted 600 indigenously manufactured self-neutralizing anti-tank mines? ठीक है। मतलब टैंक्स को ब्लास्ट करने के लिए एंटी टैंक माइंस जो बिछाई जाती हैं, ये सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग होगी, यानी इनको अगर ऑर्डर दिया जाएगा ये अपने आप इनऑपरेबल भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको नाम दिया गया है विभव। तो विभव नाम की जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो एंटी टैंक माइंस हैं। ठीक है, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब मेड इन इंडिया है सर ये एंटी टैंक माइंस। तो अभी किसने इंडक्ट किया है? नेवी ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, या आपका कोस्ट गार्ड ने? तो इसमें सर ऐसे भी सोच सकते हो कि सर टैंक का काम नेवी को क्या है ना? और एयरफोर्स को भी नहीं मालूम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्मी होगा। ये बनाए किसने सर? डीआरडीओ ने बनाए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने ये विभव नाम का एंटी टैंक माइंस आपका क्रिएट किया। ठीक है। तो ये आपका किसने अभी इंडक्ट किया है? इसको इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? बताइए सर, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? श्रिम्प की क्रॉप के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो श्रिम्प के कल्टीवेटर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो सवाल ये है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है?
हाँ जी। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है इसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो ये आपका ICAR सीबा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इन लोगों ने मिलकर ये श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। इसमें करेंगे क्या, इसमें सर एक प्रीमियम होगा, किसानों पे एक प्रीमियम लगेगा 3.7% से लेकर 7.7% का, डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग एरिया कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बीच आपका एक प्रीमियम पे करना होगा, जितने रुपए का वो इंश्योरेंस चाह रहे होंगे ना, मान लो 100 रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, तो उनको 3.7 से लेकर 7.7 रुपए तक का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर मान लो उनकी क्रॉप खराब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बदले में उनको वो इंश्योरेंस का पैसा दे दिया जाएगा। तो इससे श्रिम्प इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इंडिया में अगर हम बात करें श्रिम्प की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाइट लेग श्रिम्प। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, अपन दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हाइट लेग श्रिम्प जो हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो भी श्रिम्प प्रोड्यूस हो रहा है उसका 99% तो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। 99% ऑफ इंडिया श्रिम्प प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड। मेजर रीजन कहाँ है जहाँ श्रिम्प प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये भी एक तरीके की क्रॉप ही हुई ना। श्रिम्प जो है वो ऑब्वियसली एक लिविंग क्रिएचर है, लेकिन ये इसके जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए तो सर एक क्रॉप ही है, होगा उसके लिए तो वो उसे क्रिएट कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रोडक्शन उसका कर रहे हैं ताकि उसे बेच सके। मेजर प्रोडक्शन एरियाज कहाँ है इंडिया में इसके, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा इसका शेयर माना जाता है, जहाँ जहाँ पर इसका सबसे बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी ग्लोबल लेवल पे देखें तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाइट लेग श्रिम्प। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये था रिगार्डिंग श्रिम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। GI industry, sorry, GI registry has granted GI registry has granted geographical indication tags to Atriyapuram Putharekulu. Atriyapuram Putharekulu, a sweet made of rice and jaggery from which state? हमारे यहाँ मतलब आम भाषा में से गुड़ चावल भी कह देते हैं ना, चावल जैगरी मतलब जो गुड़ होता है शायद आप जानते हो, राइस मतलब चावल, तो गुड़ चावल से बनने वाली एक मिठाई है ये। ठीक है, अत्रेयापुरम पुथारेकलू तो किस स्टेट से बिलोंग करती है जिसे GI टैग मिला है? ठीक है, तो किस स्टेट से बिलोंग करती है जिसे GI टैग मिला है? अच्छा, अभी 3 आइटम ऐसे हैं अरुणाचल के जिन्हें अभी अक्टूबर में GI टैग मिला है, तो वो जो अक्टूबर वाला करंट अफेयर्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अत्रेयापुरम पुथारेकलू, हाँ इसका मतलब ट्रिक है सर, अत्रेयापुरम पुथारेकलू, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? AP, है ना, AP बोले तो आंध्र प्रदेश, बस है, क्या ट्रिक बताई। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का आपका स्वीट है, इस तरह से ये देखो, ये मिठाई है, गुड़ और चावल से बनी है। GI टैग के बारे में ये ध्यान रखना, GI टैग आपका 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, और इनके लिए एक प्रॉपर कानून भी बना हुआ है। तो मेन चीज ये ध्यान रखना है, ये इनकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है सर, आपका 10 साल। कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये कवर होता है। इसके लिए कानून बना था, रजिस्ट्रेशन एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, उसके तहत ये चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, देखो CSIR एक इंडिया की साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड एक संस्था है। ठीक है, एक इंडिया की ये रिसर्च सेंटर, इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है CSIR, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिसर्च की जाती है। तो उनकी कई सारी लैब्स हैं, एक लैब है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है वो सवाल है, किसके लिए किया है? एक नाविक बेस्ड IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक। ठीक है, एक क्लॉक का डेवलपमेंट किया जाएगा, प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक।
तो ये थोड़ा सा अपने आप में वर्ड्स बहुत हैवी हैवी हैं। तो एक क्लॉक को डेवलप किया जाएगा, प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक। ये जो क्लॉक होगी, जैसे एक होता है अमेरिका का जीपीएस, इंडिया ने भी अपना एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसे हम कहते हैं नाविक। ठीक है, तो ये जीपीएस पे बेस्ड नहीं होगा, ये नाविक पे बेस्ड होगा। इसका पर्पस होगा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को एनफोर्स करना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सिंक्रोनाइज करना। और ये करा किसके लिए जा रहा है? टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए जो एग्रीमेंट है वो किस किसने साइन किया करा है? सीएसआईआर प्लस सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल यही है कि सीएसआईआर ने किसके साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसे साइन करा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्लॉक। ठीक है, ये थोड़ा सा जटिल सवाल है। अब देखो इस तरह के सवाल में मतलब हमें सीएसआईआर दिख गया, नाविक दिख गया, तो एक कॉमन सर जो तुक्का आता है दिमाग में वो इसरो ही आता है। आना भी चाहिए, ठीक है, उसको तुक्का आने में कोई गलत बात नहीं। लेकिन हाँ, इसका ध्यान रखना ये तुक्का गलत है सर। करेक्ट आंसर इज सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सी डॉट के साथ इसको साइन किया गया है। सी डॉट और जो एनपीएल है सीएसआईआर की लैब, ये दोनों मिलके इस पे काम करेंगे। देखो पर्पस क्या है, जैसे अभी जो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं सर? जो जीएमटी है, ठीक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम है उसमें +530 आवर्स ये इंडिया का टाइम होता है। ठीक है, लेकिन हम जो अपना टाइम बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर जो हम एक मतलब बहुत पुराने जमाने से एक जो सेट करे हुए सिस्टम सीजियम क्लॉक का, ठीक है, सीजियम क्लॉक की मदद से हम लोग टाइम को अपना कैलकुलेट करते हैं या टाइम अपना मेंटेन करते हैं। अब क्या होगा, ये सीजियम क्लॉक कंसेप्ट के अलावा हम लोग एक नाविक बेस्ड सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, जीपीएस नाविक यूज करेंगे। उससे होगा क्या, जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है, अभी क्या होता है, अभी जो हम टाइम कैलकुलेट करने का सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी अभी हम जो टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर को टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत माइन्यूट क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने जो टाइम हो रहा होगा, टेलीकॉम सेक्टर को जो टाइम मिल रहा है और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को टाइम शो हो रहा होगा, उनके बीच थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट सा कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ एरर रहती है टाइम में। अभी जो हम लोग टाइम यूज कर रहे हैं, अभी जिस टेक्नोलॉजी से हम टाइम यूज कर रहे हैं, मोटा माटी बात यह है, और तो अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके टाइम में कुछ एरर रहती है, थोड़ी सी माइन्यूट सी एरर रहती है। तो उस माइन्यूट एरर को खत्म करने के लिए हम नाविक बेस्ड टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाविक बेस्ड प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, आपका जो टाइम गैप है, जो एरर आ रहा है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच, उस एरर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, इट शैल प्रोवाइड डायरेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबिलिटी टू ऑल द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विद इन +-20 नैनोसेकेंड। बस इतनी एरर होगी, इसके बियॉन्ड एरर नहीं होगी। तो इससे एक तो हमारे जीपीएस पे डिपेंडेंसी कम होगी, नाविक की तरफ हम शिफ्ट होंगे, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एनालिसिस और ज्यादा बेटर हो जाएगी, साइबर नेटवर्क को और ज्यादा हम सिक्योर कर पाएंगे, कॉल ड्रॉप की समस्या को कम कर पाएंगे, और सारे इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के काम है वो हम इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, तो उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं। बस आप ऐसा समझो, पहले जो क्लॉक सिस्टम यूज कर रहे थे उसमें कुछ एरर रहती थी, टाइम में कुछ गड़बड़, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन रहता था, तो वो डिफरेंस को ठीक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें कौन काम कर रहा है? सीएसआईआर प्लस आपका सी डॉट। आई होप ये बेसिक मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सर, कोई बात नहीं पिंकी जी, चलता रहता है ना। अब देखो यही चीजें होती है, आपने इतना सोचा, आपको थोड़ा दुख हुआ, अब ये दुख रह जाएगा सर, है ना कहीं एग्जाम में ये दुख, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ इवेंट हुआ था। क्योंकि किसी भी फैक्ट से रिलेटेड आप कोई इवेंट कनेक्ट कर लोगे ना, तो वो उतना ही ज्यादा लंबे टाइम तक आप उसे याद रख पाओगे। ठीक है सर, चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 83 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर देंगे,
कुछ सीखने को मिल रहा हो तो। ठीक है, फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस है हम लोग उसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।